हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 7 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं। 5वां आर्टिकल डिस्कस करता है प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले आर्टिकल में बायोचर के पोटेंशियल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको समझाऊंगा बायोचर होता क्या है, किस तरीके से बायोचर को कार्बन मार्केट में एक बहुत ही एफिशिएंट टूल माना जा रहा है, किस तरीके से बायोचर जो क्लाइमेट एमिशन के गोल्स है हमारे उसमें मदद कर सकता है। एक ओवरऑल अच्छा खासा आइडिया आपको मैं यहाँ पे दूंगा इस आर्टिकल में। जीएस पेपर 3 के लिए रिलेवेंट है। सेकेंड आर्टिकल में डिस्कस होता है माइक्रोप्लास्टिक के ऊपर। रिसेंट वीक्स में कई बार मैंने आपको माइक्रोप्लास्टिक्स के ऊपर अच्छी खासी नॉलेज दे रखी है, जहां मैंने आपको बताया अगर माइक्रोप्लास्टिक बॉडी में जाता है तो कैसे ब्रेन में इंपैक्ट कर सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। तो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में भी ये चीज़ कही गई है कि माइक्रोप्लास्टिक ऐसा तो है नहीं केवल बॉडी में होगा, वो एनवायरमेंट में भी तो होता है। तो यहाँ ये चीज़ निकल के आई है कि फिशिंग गियर्स जो होते हैं, फिशिंग इक्विपमेंट्स मछुआरों के पास या फिर जो लोग फिशिंग करते हैं, उसमें माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं वो एक बहुत ही मेजर सोर्स है कोस्टल एरिया में या मैरीन लाइफ में माइक्रोप्लास्टिक मिलने का। ठीक है, सिंपल सी भाषा आप ऐसे समझ सकते हो। जीएस पेपर 3 के लिए रिलेवेंट है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा एक डिटेल वर्जन में कि माइक्रोप्लास्टिक का क्या निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है मैरीन लाइफ के ऊपर, क्या उसका सोल्यूशन है। हमेशा जितने भी आर्टिकल्स मैं आपको समझाता हूँ उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप उस आर्टिकल के की पॉइंट्स में से अपने क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हैं वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। थर्ड आर्टिकल डिस्कस करता है पार्लियामेंट ने कुछ लेजिस्लेशन पास किए हैं इंडिया के जो मैरिटाइम लॉज हैं उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है ये। इसमें मैं आपसे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा कि अभी भी इंडिया का जो मैरिटाइम लॉ है वो अच्छे से मॉडर्नाइज नहीं है और उसके लिए गवर्नमेंट अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हमारा जो करंट लॉ पास हो रखे हैं या हम जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश टाइम की है और करंट सिचुएशन ये है कि हर एक कंट्री अपने मैरिटाइम सेक्टर को बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रही है। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स पूरी टेंशन में है। अब कल आपको मैंने एग्जांपल में समझाया था कि किस तरीके से अनक्लॉज रोल प्ले करता है एक बहुत ही अच्छा खासा एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने में जिसमें हर एक कंट्री के पास अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन हो। उसी में आपको मैंने स्प्रैटली के बारे में बताया था, पैरासल के ऊपर बताया था किस तरीके से फिलीपीन के साथ हम स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें शो करती हैं कि हमको अपना मैरिटाइम लॉस कितना स्ट्रेंथन करना होगा। ठीक है। फोर्थ आर्टिकल डिस्कस करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर। अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें रेपो रेट को 5.5% रखा गया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। इस आर्टिकल में आपसे डिस्कस करूंगा सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज एमपीसी, इससे कनेक्टेड क्या पीवाईक्यू आया है आपको वो बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा रेपो रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी था वो क्या डिस्कस होता है। फिर आपको मैं समझाऊंगा कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है। की पॉइंट्स जो इसके इस आर्टिकल में जितने भी की पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है। फिर फोर्थ अगेन लास्ट आर्टिकल जो रहेगा वो मेरियोपोल क्या है, सी ऑफ एजोव क्या है, फिर उसी में ब्लैक सी के ऊपर क्या कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। काफ़ी चीज़ें आपको आज सीखने को मिलेंगी इस सारे आर्टिकल से। आप बस बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनिए, जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि ये रेलेवेंट है, इसको मैं नोट डाउन कर सकता हूँ, उसको आप ज़रूर कर लिया करिए। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल काफ़ी बड़ा सा है, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले मैं आप थोड़ा सा एक डिफरेंट ट्वीक करके समझाऊंगा कि बायोचर होता क्या है सबसे पहले। ठीक है। बायोचर का बहुत ही साधारण मतलब आप ऐसे समझिए कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं आपके पास, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट कुछ भी ले लो, मान लो आपने सब्जियां हैं, सब्जियां आपने काटी उसके छिलके बच गए, ठीक है, या फिर आप ये ले लो कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट समझ लो, इन और केमिकल बेस्ड वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उन सभी वेस्ट को एक जगह पे जलाया जाए। अभी अभी बहुत ही आसान सी भाषा में जलाना मतलब ये नहीं कि उसको आग लगा दी जाएगी, उसको गर्म किया जाएगा और गर्म ऐसे इन्वायरमेंट में किया जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होगी और ऐसे गर्म करने के तरीके को पायरोलिसिस कहते हैं। ठीक है। तो जो वेस्ट हो रखा है उस वेस्ट को अगर आप बहुत ही गर्म करोगे ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट में, तो जो रेसिड्यू या फिर जो बचता है उसी को हम लोग बायोचर कहते हैं। ठीक है, चारकोल नहीं, बायोचर कहते हैं।
अब आपसे कभी भी कोई चीज़ पूछा जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए बायोचर क्या होता है। बोलो सर सिंपल सी बात है, बायोचर का मतलब होता है जितना भी वेस्ट हमारे घर में है उस वेस्ट को हम ले जाएं, एक शीशे में रखें और शीशे में उसमें गर्माहट पैदा कर दें, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम रहेगी, तो जो बनेगा वो बायोचर बन जाएगा। ऑल्दो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मैंने आपको लेमन टर्म में समझा दिया कि आपको आइडिया रहे कि हाँ भैया ये बायोचर है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं बायोचर के। पहला बेनिफिट तो ये है कि ये एक कार्बन सिंक के तरीके से काम करता है। अब अक्सर आपको एक चीज़ पता होगी कि जितने भी बायोमास के प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आपके पास मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऑर्गेनिक वेस्ट घर में हो रखा है। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब क्या है? ऐसे वेस्ट जिसके अंदर लिविंग बीइंग यूज हुए हैं किसी भी फॉर्म में। लिविंग बीइंग कोई ऐसे जानवर ही नहीं होते, लिविंग बीइंग हर वो चीज़, पेड़ पौधे पत्तियां, हर चीज़। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिक वेस्ट को अक्सर क्या होता है, जला दिया जाता है। तो जलाने से क्या होता है, कार्बन का एमिशन होता है। ठीक है, लेकिन जो बायोचर होते हैं इनको जब अच्छे तरीके से गर्म किया जाता है एक कंटेनर में, और गर्म करने में जो ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट होता है, ये जो गर्म कंटेनर होता है इसमें ऑक्सीजन बहुत ना के बराबर होती है, नहीं होती बिल्कुल, ऐसे समझिए। तो ये क्या करते हैं, कार्बन को अपने अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पहली चीज तो अभी तक पूरी तरीके से जो वेस्ट हो रहा था, इतना एक्सेसिव वेस्ट होता है इंडिया में, तो वो वेस्ट अब क्या होगा, वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। किस लिए? बायोचर बनाने के लिए। दूसरी चीज क्या है, जो एमिशन हो रहा था अब वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा एमिशन होने की बजाय ये जो बायोचर बनेंगे ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये जो चीजें देख रहे हो इन सब के अंदर बहुत कार्बन भरी हुई है, लेकिन ये रिलीज नहीं होगी। ठीक है, क्या करेंगे, अब इसी को उठा करके हम अगर मिट्टी में, सॉइल में डाल देंगे तो सॉइल बहुत न्यूट्रिएंट हो जाएगा। आपने ये चीज बहुत सुनी होगी कि भैया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करो, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है, वेस्ट से बनता है। लेकिन बायोचर एक वन स्टेप फर्दर रोल एक तरीके से जाता है, जहां पे वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है। सॉइल के अंदर जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको अच्छे तरीके से रेक्टिफाई कर दे। प्रॉब्लम मतलब सॉइल की डिसीजेज जितनी होती हैं। तो बेनिफिट इसका ये भी है, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको जलेगा नहीं, और उसको हम रैदर देन जलाना उसको हम क्या करेंगे, गर्म करके ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में हम बना देंगे बायोचर। तो इसका यूज़ तो करेंगे ही ना, तो उससे एमिशन तो कम हो ही जाएगा, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होगी, फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इससे ये भी कहा जा रहा है कि 10 से 25% तक जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रोवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मेन टॉपिक ध्यान रखना है, बायोचर होता क्या है। राइट, इसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में होता है, एनर्जी में होता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी होता है। ठीक है, अब जैसे आपके घर में जितना भी वेस्ट है, अब उसको वेस्ट को अगर इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या है, अगर इसको जला दोगे, अगर डायरेक्टली इसको आप आग लगा देंगे इसमें, तो अभी भी CO2 का एमिशन होगा। लेकिन बजाय जलाने के अगर इसी को आप सीमेंट में यूज कर लोगे तो क्या होगा, कार्बन तो स्टोर हो गया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कार्बन जब एटमॉस्फेयर में जाएगी ही नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग कहाँ से होगी। तो इस वजह से ये जितने भी बायोचर होते हैं इनका यूज अक्सर कर लिया जाता है सीमेंट कंस्ट्रक्शन में। तो इससे क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो और कंक्रीट हो जाता है, स्ट्रेंथ भी मिल जाती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जा रहा है। अब ये क्या है, ब्लैक ब्लैक आपने नोटिस किया, चारकोल टाइप होता है, तो इसको अक्सर क्या करेंगे, ऐसे फिल्टर के तरीके से यूज कर लेंगे, तो इससे जो वाटर है उसका प्यूरिफिकेशन भी किया जा सकता है। एंड गोल क्या हो रहा है, CO2 का एमिशन कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्बन मार्केट में एक बहुत बड़ा ड्राइवर के तरीके से निकल के नहीं यार, आप सोच के देखिए क्या, बायोचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए चैलेंजेस अभी भी क्या है इसमें। चैलेंजेस ये है कि अभी भी बायोचर में पहली बात तो कोई कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म है नहीं इंडिया में ढंग से। जिस तरीके से ब्राज़ील में आप नोटिस करते हैं कि ब्राज़ील में रखा गया भैया कार्बन क्रेडिट मार्केट है, कि अगर एक कंपनी ने लेट्स से 100 यूनिट का कार्बन एमिशन किया हुआ है और उसके पास एक हर एक कंपनी के ऊपर एक लिमिट लगाई जाती है, भैया आपके पास 100 यूनिट का एमिशन कर सकते हो, उसके ऊपर करोगे तब फिर आपको उतने के बराबर इतना लेट्स से इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुछ काम करना होगा। अगर आपने 100 यूनिट किया है और 100 यूनिट की कैप नहीं थी, लेट्स से 50 यूनिट की कैप थी, तो आपने 50 एक्स्ट्रा किया, तो आपको 50 रिड्यूस करने के लिए पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। तो एक कहीं ना कहीं वर्ल्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, कार्बन क्रेडिट मार्केट को इस तरीके से बनाया जाए जिसमें कार्बन एमिशन कम हो और जितने भी की प्लेयर्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस हैं, ये लोग अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें कि हमें केवल ये नहीं कार्बन एमिशन करना है, हमें कार्बन का रिडक्शन करने के लिए भी एफर्ट्स लेने होंगे। और इंडिया में इसी वजह से अभी तक एक कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से बायोचर उतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता है। अवेयरनेस अभी भी लोगों में नहीं है। अब जैसे आपसे ही पूछे कि आपको अभी तक पता है जो आपके घर में वेस्ट हो रहा है वो एक तरीके से बायोचर बन सकता है,
नहीं पता था, ठीक है। तो मैक्सिमम ये तो चलो थोड़ा बहुत पता भी होगा जस्ट बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, बट अगर बड़े लेवल पे देखोगे तो अभी भी लोगों को इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो सिंपली क्या कर रहे हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट आता है, सुबह सुबह कूड़ा लेने आएगा, लेके चला जाएगा, वो लोग डंप कर देंगे। लेकिन इतना सारा जो कूड़ा इकट्ठा, अभी आपको बताऊंगा, उस डेटा को यूज भी कर सकते हो आप। तो जो इतना एक्सेसिव कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, उस कूड़े का यूटिलाइजेशन करके अगर बायोचर बना दिया जाएगा, तो उसी बायोचर को हम सॉइल में डालेंगे, तो सोचिए कितना कम एमिशन होगा, है कि नहीं। अभी भी बायोचर के ऊपर कोई बिजनेस मॉडल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। R&D और पॉलिसी इंटीग्रेशन की ज़रूरत है अभी, क्योंकि बायोचर बोल तो दिया कि सिंपल सी बात है, जितना वेस्ट होगा उसको ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट डाल के गर्म कर दोगे, फिर जो बचेगा वो बायोचर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान तरीका है ना बोलने की, लेकिन अभी भी इसमें R&D की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पोटेंशियल तो ऑलरेडी बता दिया, ये 0.1 गीगा टन CO2 रिमूव करने की पोटेंशियल रखता है। रूरल जॉब देखा जाए, रूरल में नोटिस करते होंगे बहुत ज़्यादा वेस्ट भी क्रिएट होता है, वेस्ट इन द सेंस ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज अगर ढंग से होगा तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से ज़्यादा रूरल जॉब क्रिएट होंगी, फॉसिल फ्यूल की डिमांड कम होगी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो भी कम होगी। अगर देखा जाए एनुअल वेस्ट देखा जाए तो 600 मिलियन से ज़्यादा एग्रीकल्चरल रेसिडुअल वेस्ट होता है। सोच के देखिए, जब मैंने कहा विलेज में क्या होता है, आप अगर एक बेसिक लेवल पे देखो, सब्जियां होती हैं तो सारी की सारी सब्जियां एकदम अच्छे तरीके से यूटिलाइज आती हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है। स्टार्टिंग में बेसिक लेवल देखा जाए तो शुगर केन, ये भी तो वेस्ट प्रोडक्ट में जाता है। कितने सारे आप सिर्फ अपने एक लिस्ट बनाइए कौन कौन सी चीज़ें गाँव में आपके वेस्ट हो रही हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट हो रही है कि नहीं। और अगर हम देखा जाए जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, तो 60 मिलियन टन से ज़्यादा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है बायोचर के आउटपुट का, अगर उसमें देखा जाए तो 15 to 26 मिलियन टन्स ऑफ बायोचर जो है वो बनाने की क्षमता है, अगर हम अच्छे से काम करें, ठीक है। इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने समझा दिया, सीमेंट एप्लीकेशन, सॉइल बेनिफिट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये सब आपको मैंने यहीं पे समझा दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये आर्टिकल कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि आर्टिकल जो आपने यहाँ देखा था, ये जो देख रहे हैं आप, ये इस आर्टिकल के की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। बट मेन पार्ट जो मुझे समझाना था वो है बायोचर क्या होता है। आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, बायोचर के कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए क्या क्या उसके पॉजिटिव नेगेटिव हैं, इश्यूज क्या क्या हैं। तो आपको आइडिया लग चुका है बायोचर क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके आप अच्छे तरीके से अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं कि लोकसभा, रिसेंटली लोकसभा में यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने हाईलाइट किया एक चीज़ को कि भैया कोस्टल एरिया जो है वहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत अच्छा खासे लेवल पे है, ठीक है। उन्होंने कहा जो मेजर सोर्स है माइक्रोप्लास्टिक का कोस्टल एरिया में, पहली बात तो रिवर से आ रहा है। रिवर इन द सेंस मैंने आपको कल परसों में ये आर्टिकल में समझाया था, जैसे आपके आसपास कोई रिवर, जैसे गंगा रिवर है, ठीक है। तो अगर जो जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उनका जितना भी टॉक्सिक वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, सीधा रिवर में जाता है। और रिवर ऐसा थोड़ी कि यहाँ से सीधा ऊपर उठ के चली जाती है रिवर तो अपना एक पाथ फॉलो करती है, और पाथ फॉलो करने के बाद निकल जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो हो क्या रहा है कि ये जो पाथ फॉलो कर रही है, अपने साथ साथ यही रिवर उन सभी माइक्रोप्लास्टिक को, उन सभी टॉक्सिक एलिमेंट्स को ले जाके यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, ड्रेन कर देती है सी में। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक कोस्टल एरिया पे क्रिएट इकट्ठा हो जाता है। तो मेजर सोर्स में क्या है, जो रिवराइन इनपुट होता है, मतलब जो नदियों से जाता है पानी, किसमें, समुद्र में। फिर एक देखा जाता है कि जितने भी अबैंडन्ड, लॉस्ट या डिस्कार्डेड फिश गेयर्स हो, इनको ALDFG भी आप दिमाग में रख सकते हो। तो ये सब क्या है, आप सिंपल देखो, जैसे आप एक मछुआरे हो, ठीक है, आप मछुआरे इन द सेंस आप फिशिंग कर रहे हो जा करके, तो वहाँ पे अगर आपने फिशिंग की उठा करके वहीं सारी चीज़ें फेंक दी, तो जो फिशिंग गेयर्स होते हैं, जो धागे होते हैं, थ्रेड होती हैं, वो सब प्लास्टिक से बनी होती हैं। तो इन जो पोल्यूशन हो रहा है माइक्रोप्लास्टिक का कोस्टल एरिया में, उसमें ये सारी थ्रेड्स जो प्लास्टिक कंटेंट हैं वो बहुत, ये तो एक सिंगल मैंने बताया, लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा फिशिंग होती है केरला रीजन में, महाराष्ट्र रीजन में, तो वहाँ पे कितना एक्सेसिव फिशिंग जब हो रही है तो उसके प्लास्टिक गेयर्स कितने ज़्यादा क्रिएट हो रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, सोर्स है किसका, माइक्रोप्लास्टिक का। अब अगर सर्वे डिटेल अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो जो वेस्ट कोस्ट है उसमें अगर डिवाइड किया जाए 19 पार्ट्स में, तो पोरबंदर टू कन्याकुमारी, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। ईस्टर्न कोस्ट में अगर 25 ट्रांसेक्स, मतलब उसको 25 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो पुरी टू
थोथीकुड्डू जो आपका एरिया है, उस एरिया में माइक्रोप्लास्टिक्स, मतलब ये सर्वे हुआ था, किसने किया था? नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने इतने डिवीजन को भाग भाग डिवाइड करके उन्होंने सर्वे किया, और सर्वे में निकला कि इतने एरियाज में माइक्रोप्लास्टिक बहुत अच्छे लेवल पे हैं। रीजन क्या बताया? रिवराइन इनपुट हो सकता है, नदियों से आ रहा है वो माइक्रोप्लास्टिक, या तो जो आपके फिशिंग गियर्स होते हैं उनसे माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है। माइक्रोप्लास्टिक का एक बेसिक आपको बता दिया, साइज उसकी ये होती है, ठीक है। अब उसका जो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक होता है बहुत ही स्मॉल साइज में होता है। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? वो आपका जो बड़े बड़े प्लास्टिक होते हैं उनसे लीच होके या फिर उनसे झड़ करके छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक बन जाते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है, वो है तो एक बड़ा प्लास्टिक, लेकिन रखे 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 उसमें जब बहुत इरोजन होगा, सनलाइट स्ट्रेट अवे पड़ेगी उस पर, बारिश होगी, और फिर जब ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर लगेंगे तो क्या होता है? वो माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो तरीके से, प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक मतलब जो पहले ही बनाए गए हैं छोटे, लेकिन जो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक होंगे ये ऐसे हैं जो बड़े माइक्रोप्लास्टिक से छोटे में कन्वर्ट हो गए। कंसर्न्स, अब ये केवल माइक्रोप्लास्टिक की बात हो रही है, ये मैंने आर्टिकल का रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट कैसे यूज कर सकते हो, कि जो सर्वे कंडक्ट किया था नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने, उसने ये चीज बोली है कि माइक्रोप्लास्टिक का जो मेजर सोर्सेज है वो ये है। ऐसे लिखोगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ भैया आप एक ऑथेंटिक ऑफिशियल डेटा को मेंशन कर रहे हो अपने आंसर में, ठीक है। कंसर्न क्या है? जो मैरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इन्वर्सली इंपैक्ट हो सकती है, उसके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट होगा। इससे ट्यूमर और फूड कंटेमिनेशन को भी लिंक किया जा रहा है। रेगुलेटरी एक्शन देखा जाए तो एफएसएसएआई ने इसके लिए प्रोजेक्ट भी इनिशिएट किया है जिससे माइक्रोप्लास्टिक को डिटेक्ट किया जाए फूड के अंदर में। जो डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज हैं वो भी इस चीज़ पे अब सैंपल निकाल रही हैं, सैम्पलिंग करते हैं कि भैया कहाँ कहाँ माइक्रोप्लास्टिक इन्वॉल्व हो रखा है। मतलब ये नोटिस की जा रहा है या ये कोशिश की जा रही है समझने की कि माइक्रोप्लास्टिक हमारी लाइफस्टाइल में किस हद तक मिक्स हो चुका है। अक्सर यही चीज़ सुनने में होती है कि भाई माइक्रोप्लास्टिक है, ठीक है हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता ना एग्जैक्टली कितना हमारी बॉडी में या फिर हमारी सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए सारी सैम्पलिंग या फिर ये सारे के सारे एक तरीके से टेस्ट किए जाते हैं जिससे आइडिया लग सके। बट मेन आपको माइक्रोप्लास्टिक पता है क्या होता है, अब इम्पैक्ट क्या होता है माइक्रोप्लास्टिक का मैरीन लाइफ पे वो समझते हैं, मेन इम्पैक्ट। क्योंकि वहाँ पे एक सिंपल लिख दें टॉक्सिक है, भाई किस तरीके से टॉक्सिक आपको पता होना चाहिए ना, वो जिस तरीके से आप आंसर में उसको मेंशन कर सकें। तो पहले क्या है, जो मैरीन स्पीशीज अगर उसको इंजेस्ट करती है, मैरीन स्पीशीज क्या है, फिश, टर्टल, तो ये सब अब जो बर्ड्स हैं, ऐसा ऐसा तो है नहीं कि भाई वहाँ पानी में बर्ड्स नहीं, जो बर्ड्स ऊपर होती हैं मैरीन लाइफ में, तो वो भी तो कहीं ना कहीं जो मैरीन इकोसिस्टम होता है वहाँ से वो फीडिंग करती हैं किसी न किसी फॉर्म में। जैसे कोरल आइलैंड्स हो गए या फिर कोरल रीफ्स होती हैं, वहाँ पे बर्ड्स आती हैं, बर्ड्स को वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वहाँ पे फूड मिलता है। तो अगर फूड में माइक्रोप्लास्टिक होगा तो उनके अंदर भी जाएगा। तो अगर ये जो मैरीन स्पीशीज हैं, ठीक है, अगर इसको इंजेस्ट करेंगी गलती से तो इससे क्या होगा, इंटरनल इंजरीज होंगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ब्लॉक हो जाएगा और इससे इंपैक्ट होगा फीडिंग और स्टार्वेशन होकर उनकी डेथ, मोर्टेलिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टॉक्सिसिटी इससे और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो आपका माइक्रोप्लास्टिक होता है वो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जैसे हैवी मेटल्स को, पेस्टिसाइड्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और वही एब्जॉर्ब करके जब वो आपका समुद्र में, सी में या वाटर बॉडी में रहेगा तो बायो एक्यूमुलेट हो जाएगा मैरीन एनिमल्स में। जैसे छोटा सा माइक्रोप्लास्टिक है मान लेते हैं, ठीक है, इतना छोटा सा माइक्रोप्लास्टिक है। अब यही माइक्रोप्लास्टिक अगर समुद्र में रहेगा, इसी माइक्रोप्लास्टिक के आसपास कुछ न्यूट्रिएंट्स आ गए और किसी एक मैरीन स्पीशीज ने आकर के इसको खा लिया, तो क्या होगा, वो इसकी बॉडी में बाइक्रो आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसी को बायो एक्यूमुलेट कहना कहते हैं। अब ये मान लो एक्स स्पीशीज है, एक वाई स्पीशीज आई, वो एक्स स्पीशीज को खाती है, तो वाई ने एक्स को जब खाया तो एक्स के अंदर तो ऑलरेडी बायो एक्यूमुलेटेड था माइक्रोप्लास्टिक, अब ये वाई के अंदर भी चला जाएगा। तो जब वाई से एक्स में ट्रांसफर हुआ, इसे हम लोग कहेंगे बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, जब डायरेक्टली कोई स्पीशीज प्लास्टिक को खा ले, लेकिन खाने के बाद अगर उसी स्पीशीज कोई दूसरा खा ले तो वो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जाना स्टार्ट हो जाए, वो फूड चेन टू फूड चेन भी ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है। और इससे क्या होगा, हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, ट्यूमर्स के कॉजेज और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, रिप्रोडक्शन में और इम्पैक्ट होगा। साथ ही साथ इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन भी होता है इससे। और इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन कैसे होगी, सिस्टम से बेसिक क्या होता है, सेल्स होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, तो अगर वो इसको अच्छे से इंजेस्ट कर लेंगे तो पूरी की पूरी फूड चेन ही इम्पैक्ट हो जाएगी ना। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो जो आपके प्लांट्स हैं,
ठीक है, प्लांट्स में अगर माइक्रोप्लास्टिक किसी फॉर्म में रहेगा, छोटे छोटे जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर उनमें माइक्रोप्लास्टिक चला गया तो आप सोच के देखिए, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल प्राइमरी प्रोड्यूसर तो वही है ना कहीं, तभी तो उसको आके हिरण खा रहे हैं, हिरण खा करके फिर उसको शेर खा रहा है, ये सीक्वेंस चल रहा है। लेकिन अगर बेसिक एकदम प्राइमरी लेवल पे माइक्रोप्लास्टिक होगा तो ये टॉप टीयर तक जाएगा माइक्रोप्लास्टिक, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही इन्वर्सली इंपैक्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, फिर ह्यूमन तो ट्रांसफर होगा ही, वही सेम चीज़ है ना। अगर वो चीज़ एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसको फिर एक प्रोड्यूसर ने खा लिया, लेट्स से एक चिकन की बात होती है, ठीक है, अगर चिकन ने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खाया जिससे माइक्रोप्लास्टिक है, फिर ह्यूमन ने उसको कंज्यूम किया, तो बात तो वही हुई ना, एट द एंड माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में आया ड्यू टू एनी मीडियम, और जरूरी थोड़ी नॉन वेज जो हो, वेज मीडियम से भी आने के चांसेस होते हैं। आजकल की मार्केट में ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हो चुकी हैं। ठीक है, चलो सोल्यूशन क्या है माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन का? सोल्यूशन बेसिक है, वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर बैन लगना चाहिए। कल के आर्टिकल भी मैंने इसमें डिस्कस किया था कि जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक हैं उसके ऊपर बैन होना चाहिए। कल आर्टिकल मैंने बताया था जब समझा रहा था कि एक आपका प्लास्टिक ट्रीटी बनाने की बात हो रही है, जिसमें एक बैन लग जाएगा पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक से। जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं उनका यूसेज कंप्लीटली बंद हो जाएगा, और ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनाने की बात हो रही है। अभी तक ये ट्रीटी नहीं फॉर्मुलेट हुई है, बट हर एक कंट्री कहीं ना कहीं इसको चाह रहे हैं। ये कल के आर्टिकल से कनेक्टेड चीज़ थी। तो यहाँ पर भी यही सोल्यूशन है कि जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उनको बैन कर देना चाहिए। जितने फिशिंग गियर्स हैं, एक प्रॉपर अभियान चलाया जाना चाहिए, जैसे स्कूल्स में जनरली होता है, अवेयरनेस कैंपेन होती है, फिर एक बोलते हैं वर्कशॉप होती है। तो ये कहीं ना कहीं किया जा सकता है कि लोगों को वहां पे ले जाया जाए, वेस्ट कलेक्ट करवाया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, एनवायरमेंट कंजर्वेशन तो होगा ही, साथ प्लस लोगों में अवेयरनेस भी होगी। तो फिशिंग गियर की रिकवरी भी एक ज़रूरी है। रिवर की क्लीनलीनेस प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स जितने हैं उनका एनकरेज होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं करोगे, तो ऑप्शन भी होना चाहिए। तो ऑप्शन के लिए हमें ऑल्टरनेटिव मटेरियल का यूज़ किया जाना चाहिए। साथ ही साथ रिसर्च और मॉनिटरिंग बहुत अच्छी खासी करनी चाहिए, जिससे माइक्रोप्लास्टिक की ट्रैकिंग हो सके, उसका कितना इम्पैक्ट होता है वो सारी चीज़ें समझी और परखी जा सके। ठीक है, तो ये एक पूरा बेसिक लेवल है। अब देखते हैं कि 21 में क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। सबसे पहले फिल्टर फीडर होता क्या, आप ये समझिए। ये एक ऐसा एनिमल होता है, एक ऐसी स्पीशीज होती है जो अपने गिल्स से पानी, मान लो ये एक है, ठीक है, और यहाँ पे इसका गिल है, तो अब ये क्या करेगी, इनको खाने की जरूरत होगी, तो अब ये खाने को ऐसे डायरेक्टली माउथ से नहीं खाएंगे। ये लोग क्या करेंगे, ऐसे चुपचाप खड़े हो जाएंगे। पानी एक तरीके एकदम झिल्ली टाइप होती है, ठीक है, यहाँ से पास थ्रू होगा, तो पानी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उसको खाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से फिल्टर फीडर कहे जाते हैं ये। ठीक है, उसमें कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, पेलिकन। तो पेलिकन तो ऑलरेडी पता है, ये बर्ड में आ गया। कैटफिश फिश है, ऑक्टोपस है, तो जो ऑयस्टर है इसको फिल्टर फीडर कहा जाता है। तो कैसे करता है ऑयस्टर, ये सिंपली भाई साहब ये डायरेक्टली खाना नहीं खाएंगे, ऐसे मुंह खोल लेंगे, पानी इनके थ्रू पास हो जाएगा, तो उस पानी के अंदर जो कुछ भी न्यूट्रिएंट होगा वो बाय डिफॉल्ट इनके जो बोलते हैं ना छन्नी लगी हुई है एक तरीके से, तो उस छन्नी में रुक जाएगा और फिर उसको वो खा लेंगे। ऐसा होता है। तो इससे क्या होता है, पानी कहीं ना कहीं साफ भी कर देते हैं ये लोग, इसीलिए इनको फिल्टर फीडर कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में अभी भी उतने बड़े लेवल पे चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि गवर्नमेंट इस चीज़ में, इस डायरेक्शन में बहुत अच्छे से काम कर रही है। अच्छे इन द सेंस कि गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है किस तरीके से मैरिटाइम ट्रेड मॉडर्नाइज किया जा सके। तो 2 बिल्स हैं, अपने दिमाग पे रखना है, इसके ऊपर आगे डिस्कशन होगा आने वाले वीक्स में, मंथ्स में। कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025, फिर दूसरा है मर्चेंट शिपिंग बिल 2024। ठीक है, अब हुआ क्या, कैरेज ऑफ गुड बाय सी बिल 2025 राज्यसभा ने इसको पास कर दिया है, ऑपोजिशन प्रोटेस्ट चल ही रहा था। फिर दूसरा बिल जो है मर्चेंट शिपिंग बिल 24, ये ऑलरेडी लोकसभा के द्वारा क्लियर कर दिया गया। और जो दोनों बिल आपको दिख रहे हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया का जो मैरिटाइम सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करना, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना, जिससे इंडिया का मैरिटाइम ग्रोथ अच्छी खासी हो सके। कुछ हाइलाइट्स आपको बता देता हूं। अभी भी प्रॉपर बिल को बोलते हैं ना, अभी प्रॉपर तरीके से पास नहीं हुआ है। कुछ प्रोविजंस अगर चेंज होंगे, अमेंडमेंट होंगे, तो वहां पे चीजें चेंज हो जाएंगी, इसलिए मैं डिटेल वर्जन में नहीं जा रहा हूं अभी। जब पूरी तरीके से पास हो जाएगा तब वहां पे इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन एक की आइडिया आपको दूं, कैरेज ऑफ गुड, जैसे लिखा है कैरेज, कैरेज मतलब गुड्स को ले जाना, कैरी करना, बाय सी मतलब ऐसा गुड्स जो सी के द्वारा कैरी किया जा रहा है, सी में कैरी किया जा रहा है, ठीक है, उसी के ऊपर ये बिल है। ये क्या करेगा, ये 1925 का जो बिल है इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट, उसको रिपील कर देगा, उसको हटा देगा, और उससे क्या होगा, सी कार्गो का मूवमेंट वो मॉडर्नाइज होगा। जो ग्लोबल मैरिटाइम स्टैंडर्ड्स हैं, अब ग्लोबल मैरिटाइम स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, अनक्लोज आपका नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सीज जिसे सी ट्रीटी भी कहते हैं, ये उसके साथ अलाइन करेंगे हम लोग। जितने लिटिगेशन पढ़ते हैं जनरली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि दोनों तरफ से होती हैं, जो आपकी दूसरी कंट्रीज होती हैं, जो दूसरी कंट्रीज के एक्सपोर्टर्स होते हैं, उनके साथ उनको प्रॉब्लम होती है कि भैया आप लोग अच्छे तरीके से अपने लॉस को फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे, हमें ऊपर कई बार इस चीज़ के ऊपर ब्लेम भी होता है। तो अब ये जितने भी लिटिगेशन पड़ते हैं वो थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश करेगी सरकार इस बिल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, कमर्शियल एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ेगी मैरिटाइम ट्रेड में। अब मर्चेंट शिपिंग बिल की बात की जाए तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 को रिप्लेस कर, ध्यान रखना ये जो कार्गो ऑफ गुड्स बाय सी है ये किसको रिपील कर रहा है, वो 1925 को कर रहा है। जो मर्चेंट शिपिंग बिल है ये 1958 को रिपील करके हटेगा आएगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इंडिया के शिपिंग लॉज हैं उसको प्रोग्रेसिव और फ्यूचर रेडी बनाना, मतलब इस तरीके से यहाँ पे शिपिंग लॉज बना देना जिससे ये ना हो कि भैया हम बहुत ही कंजर्वेटिव बन रहे हैं या फिर हम बहुत ही लिबरल बन रहे हैं, एक बैलेंस को लेके आना कि दोनों, ऐसा ना हो कि केवल हमें इंडियन एक्सपोर्टर्स को ही फायदा हो, दूसरी साइड को भी फायदा होना चाहिए। इससे इंडिया की इमरजेंस एज अ ट्रस्टेड ग्लोबल मैरिटाइम हब बढ़ेगी, ठीक है। सिग्निफिकेंस दोनों बिल का यही है, जितने भी आउटडेटेड मैरिटाइम लॉज हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइव करना, उनको अच्छे तरीके से रिपील करके करंट डिमांड के अकॉर्डिंग लॉस को बनाना। और मेन ऑब्जेक्टिव एंड में क्या होगा, जिससे बिजनेस बढ़ सके शिपिंग का, और जब बिजनेस बढ़ेगा तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, राइट। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में अभी क्या हुआ है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है उन्होंने रेपो रेट को 5.5% रखा हुआ है। अब रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट का सिंपल सा मतलब ये है कि जब एक कमर्शियल बैंक है और एक आरबीआई है, ठीक है, तो जब कमर्शियल बैंक को कुछ लेट्स से 100 रुपए चाहिए, ठीक है, या बैंक को जब लोन लेना होता है तो वो जाता है आरबीआई के पास, ओके। तो जब ये 100 रुपए लोन लेंगे आरबीआई से तो जो इंटरेस्ट आरबीआई लगाता है उसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे रेपो रेट क्या है, रेपो रेट का सिंपल मतलब ये है, आप जिस भी बैंक में हो, आपका मान लो एसबीआई में खाता है, तो बोले जब एसबीआई को लोन लेना होगा तो आरबीआई के पास जाएगी, तो आरबीआई उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाएगी वो लगाए, उस इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई आकर के एसबीआई से लोन ले तब वो इंटरेस्ट रेट जो लगेगा वो होगा रिवर्स रेपो रेट। मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है ये टॉपिक, इस वजह से मैं यहां पे बोल रहा हूं। तो रेपो रेट को आरबीआई ने 5.50% रखा हुआ है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, लेस से आपका एसबीआई में अकाउंट है और एसबीआई के पास 1,000 रुपये एक्स्ट्रा है, तो एसबीआई सोचे भैया 1,000 रुपये कहाँ डालें, तो वो ले जाएगा आरबीआई के पास रख देगा, कहेगा हम ये आपके पास पैसा रख रहे हैं, तो उसके एवज में आरबीआई कुछ इंटरेस्ट देगा, उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, 5.25 है। फिर है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट। इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एसबीआई को लोन चाहिए 100 रुपए और वो कह रहा है भाई साहब मुझे सिर्फ एक रात के लिए पैसा दे दो आप, क्योंकि मेरे पास डिमांड आ चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग पैसा मांग रहे हैं, बस एक रात को दे दो, कल आपको पैसा मैं दे दूंगा ला करके। तब जो एक रात के लिए ओवरनाइट लेंडिंग हो रही है उसमें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आती है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट रेट लगता है जब कभी एसबीआई आरबीआई से जाकर के लोन लेगा एक रात के लिए, तो उसमें उसी वर्ड को हम लोग कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको रखा गया 5.75, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट और रेपो रेट में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क ये होता है कि बैंक रेट में भी यही सेम चीज हो रही है कि एसबीआई जा करके आरबीआई से लोन लेगा, बस पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुरंत का तुरंत ऐसा नहीं कि रिटर्न करना है, हल्का सा लॉन्ग टर्म होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये ओवरनाइट लेवल पे काम करता है। अब देखते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब सिंपल सी भाषा में जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से ऐसा ग्रुप होता है, एक टेबल होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो जो प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करते हैं, जो जो प्रोडक्ट्स को हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को एक जहाँ लिख ले, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रेड, मिल्क,
फिर मैं लिख रहा हूँ टूथपेस्ट, तो ये सबके प्राइस लिखे जाएंगे और इन प्राइस को जो मॉनिटर किया जाएगा उस टेबल को बना के उसी को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इंडेक्स मतलब ये ग्रुप ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स विच आर केप्ट इन वन टेबल, ठीक है। अब इसका जो इन्फ्लेशन है वो 2.1% कहीं ना कहीं, मतलब ये आरबीआई का कहना है कि 2.1% है जो कोर इन्फ्लेशन है। अब एक बात समझिए, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन मतलब ऐसा इन्फ्लेशन जिसमें जो वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको नहीं इंक्लूड किया जाता है। वॉलेटाइल मतलब क्या होता है? मान लो ये आपका कंज्यूमर सीपीआई इंडेक्स पूरा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें डाली गई, वही सेम चीज़, ब्रेड, मिल्क, ये सारी डाली गई, और इसी में होता है पेट्रोल प्राइस भी डाला जा रहा है, फूड प्राइस भी सारी चीज़ें डाली जाती हैं। लेकिन जब कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है तो उसमें ये जितने भी वॉलेटाइल गुड्स हैं, जैसे पेट्रोल, फूड प्रोडक्ट्स के कुछ स्पेसिफिक जिसके प्राइसेस बहुत ही डायनेमिकली चेंज होते हैं, उन सबको नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, मतलब ये सच्चा इन्फ्लेशन है। अब पेट्रोल का प्राइस आज 100 रुपये, कल को 105 भी हो सकता है अचानक से, तो यहाँ से इन्फ्लेशन एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग सकता है। तो वो जब हम सारे के सारे प्रोडक्ट को इंक्लूड करेंगे तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या आता है। दो वर्ड ध्यान रखना अपने दिमाग में, एक कोर इन्फ्लेशन, दूसरा हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन जब भी समझ में आए तो हमेशा ध्यान रखना सारे के सारे गुड्स को एक साथ जब बना करके देखा जाए किसका कितना प्राइस बढ़ा हुआ है, मतलब कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन जब कोर इन्फ्लेशन होता है तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में से हम लोग उन गुड्स को हटा देते हैं जो कि बहुत वॉलेटाइल है, डायनेमिक है, जिनके प्राइजेस आए दिन घंटे के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक था, आपको मैंने पहले बात तो डेटा समझा दिया। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या। आरबीआई एक्ट 1935 के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मतलब मनी, पॉलिसी मतलब क्या होता है? नियम, ठीक है, जो बनाई जाती है। कमेटी मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये कमिटी है जिसमें कुछ लोग होते हैं और ये मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या होता है? इंडिया में किस तरीके से, इन शॉर्ट अगर कहूं तो आपकी जेब में कितना पैसा रहना है, मॉनेटरी पॉलिसी ये डिसाइड करती है, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपके पास पैसा कम आएगा, तो आपकी जेब में पैसा कम आएगा। तो एंड गोल यही होता है, ये डिसाइड करना कि जो कंज्यूमर है उसकी जेब में पैसे को डालना है या फिर पैसे को निकालना है। ये सब चीजें डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। अब यहीं पे एक टर्म आता है फिस्कल पॉलिसी। जैसे ही आप फिस्कल पॉलिसी सुने तुरंत अपने दिमाग में आप एक चीज बैठा लीजिए कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई बनाती है, और यहाँ पे डायरेक्ट पैसा नहीं इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे वो टैक्सेशन का यूज करती है गवर्नमेंट कि आपके जेब में कितना पैसा जाना है, कितना, दोनों में एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जेब में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा नहीं आएगा। बस फर्क ये है, फिस्कल पॉलिसी में वो लोग इंटरेस्ट रेट को नहीं चेंज कर सकती गवर्नमेंट। लाइक जैसे मॉनेटरी पॉलिसी का मेन फोकस होता है बैंक सेक्टर, लेकिन फिस्कल पॉलिसी का मेन फोकस होता है क्या? टैक्सेशन। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, आपके पास पैसा कम आएगा, टैक्स घटा देगी, पैसा ज्यादा आएगा। तो दोनों टारगेट यही कर रहे हैं कि किस तरीके से कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर की जेब में कितना पैसा जाना है, कितना पैसा निकालना है, ठीक है। चलो, मैंने आपको दोनों ही समझा दिया, फिस्कल पॉलिसी भी एक साथ इंक्लूड कर दिया। पर्पस क्या होता है? जो बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स होते हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, बेसिक, इन सब को डिसाइड करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ये डिसाइड करने से क्या होगा? अभी सेम एग्जांपल एसबीआई को, एसबीआई के पास अगर 100 रुपए की जरूरत है तो आरबीआई चाहेगा कि अगर उसने रेट बढ़ा दिया, ये रेपो रेट बढ़ा दिया, तो एसबीआई को ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर 5% देखा जाए तो 5 रुपये हो गया, लेकिन आरबीआई कह रहा है अब 6% देना, मतलब 1 रुपये ज़्यादा देना है। तो जो 1 रुपये ज़्यादा देगी एसबीआई, तो अब 1 रुपये वो कम अपने बिजनेस में डाल सकती है, उस 1 रुपये को कम वो डाल सकते हैं लोन देने में। जो लोन दिया जाता है कैसे दिया जाता है? ऐसे दिया जाता है कि अगर एक डिपॉजिट हुआ है मान लो 100 रुपये का, तो 100 रुपये का जो आपका डिपॉजिट हुआ है उसमें से एसबीआई ने एक सर्टेन अमाउंट लोन दे दिया है, आपको पता भी नहीं है, समझ रहे हैं? इसीलिए अकाउंट कैटेगराइजेशन होता है, ये सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, क्योंकि उसमें एक लिमिट होती है, आप इतना ही विड्रॉ कर सकते हैं। अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लग सकता है, बट जब मैं डिटेल वर्जन में कभी आपसे डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स में तो आपको समझाऊंगा मैं अच्छे से। अभी के लिए समझिए कि ये डिसाइड करते हैं बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स को। इसका जो मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। ये सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन को मेंटेन करते हैं। 4% +-2 टॉलरेंट बैंड रखा जाता है। इसमें 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 जो होते हैं एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है,
ठीक है, कौन कौन से मेंबर हैं? गवर्नर है, डेप्यूटी गवर्नर है, 1 आरबीआई ऑफिसर जो नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल बोर्ड के द्वारा। बस ये दिमाग में आपको रखना है, 6 लोग होते हैं। फीचर्स क्या है? ये बाय मंथली मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ इसका हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है। गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है, कभी भी टाई हो जाए तो गवर्नर कहे चलो ठीक है भैया अब हम कास्ट करते हैं वोट को, ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मेजॉरिटी वोट के द्वारा लिया जाता है जनरली। हर एक अपना मेंबर अपना ओपिनियन देता है कि हमें इंटरेस्ट रेट इतना रखना है, ऐसे रखना है, तो उसे अकॉर्डिंग काम चलता है। सिग्निफिकेंस क्या है? ये ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, गवर्नमेंट को ये भी ना लगे आरबीआई अपने मन से काम कर रहा है, क्योंकि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं। अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस में। इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे मेन फोकस होता है कि भैया मार्केट में कितना कैसे इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। ये जितनी भी ग्लोबल की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उन सबको एक साथ अलाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल बस इंडिया के रेफरेंस पे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है। ओवरऑल पूरे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं कि देखा जाए दुनिया भर में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, अब उस इन्फ्लेशन को हमें किस तरीके से टैकल करना है कि इंडिया पे इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। कॉन्टेक्स्ट अब हम मेन बात कर लेते हैं इस रेफरेंस में। ये जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के रेफरेंस में आपको चीज़ें कुछ मैं समझा देता हूँ। आरबीआई ने मेन चीज़ क्या की है, जो आपका डिक्लाइन हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, ओवरऑल इन्फ्लेशन। तो कहीं ना कहीं आरबीआई कह रहा है भैया अब इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, मतलब महंगाई कम हो रही है, इस वजह से हम इसको स्टेबल रखेंगे, पॉलिसी रेट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन भी ड्रॉप हुआ है, मतलब जो महंगाई है खानों की वो कम हुई है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप कॉन्टेक्स्ट समझ लेंगे तो पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इम्पैक्ट सिग्निफिकेंस ये आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया, क्या होता है कैसे होता है। ये लिखने का मेन रीज़न एक ही होता है, जिससे आपको एटलीस्ट जब आप पीडीएफ देखें तो आप एक आइडिया लग सके कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्योंकि बार बार इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप वीडियो खोलेंगे वीडियो समझेंगे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बार बार मेंशन कर देता हूँ कि आपको आइडिया लगता रहे चीज़ों का। मेन चीज़ आपको मैंने समझा दी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, इसके की रेट्स क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। 2017 में इसी से कनेक्टेड सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल सही। इट्स अ 12 मेंबर बॉडी, बिल्कुल नहीं। इट फंक्शन एज चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल नहीं। वही तो है, किसके अंडर काम कर रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? ये काम कर रही है आरबीआई गवर्नर के अंडर में। तो इस वजह से ओनली वन इज राइट वन, ठीक है। ये सारी चीज इसी वजह से मैंने जो जो पार्ट अभी आर्टिकल में मेंशन किए वो इसलिए किए जिससे आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सको अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने लास्ट आर्टिकल पे। ये क्या डिस्कस करता है? ये आर्टिकल है मैरियोपोल के ऊपर। अब हुआ क्या है यहाँ पे, आपने नोटिस किया होगा कि रशिया ने जो टेरिटरीज एक्वायर की थी उसमें एक टेरिटरी थी यूक्रेन की, इसे मैरियोपोल कहते हैं। तो इस टेरिटरी को एक्वायर करने के बाद रशिया ने ये कहा था कि हम इस एरिया को बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद यहाँ पे हम दिखाएंगे कि रशिया क्यों यहाँ का हकदार मालिक है। तो रशिया ने वही सेम काम करने के लिए क्या किया, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन भी आप लोग देख रहे हैं, अच्छा खासा किया रशिया ने, ये दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग यहाँ की चिंता करते हैं, हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर करेंगे, यहाँ पे हम अच्छे खासे लॉस को लेकर के आएंगे। क्यों? जिससे यहाँ की पब्लिक फेवर में रहे, किसके? रशिया के फेवर में रहे। तो ये एक बेसिक पॉइंट था मैरियोपोल के ऊपर में, जो रशिया चाह, बट वहाँ के जो लोग हैं वो लोग इस चीज़ को डिनाई करें, क्योंकि वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 22,000 सिविलियन अगर देखा जाए, ठीक है, तो इतने सिविलियन की डेथ हो चुकी है इस एरिया में। तो इस वजह से ये वहाँ के सिविलियन बहुत ही एग्रेसिव हैं इस चीज़ को लेकर के, कुछ फेवर में है कुछ एग्रेशन में है। बट रशिया का मेन पार्ट ये मैरियोपोल के ऊपर रेफरेंस इसलिए आता है क्योंकि मैरियोपोल एक पोर्ट का एरिया है, ठीक है। आप नोटिस करिए ये मैरियोपोल है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये समुद्र के पास पड़ता है। ये जो समुद्र देख रहे हैं इसे सी ऑफ एजोव कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ऑफ एजोव कहते हैं। रशिया ने इस टेरिटरी को 2022 में एक्वायर कर लिया था। अब रशिया इस चीज़ को कहता है कि भैया हम मैरियोपोल को एक सी साइड रिजॉर्ट बनाएंगे, जिससे हम अच्छी खासी एक बोलते हैं ना एक प्रॉपर लेवल पे दिखाएं कि हाँ रशिया ने इतना डेवलपमेंट यहाँ पे किया हुआ है। अगेन इसकी बहुत ही आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट में नहीं जाना है, मेन पार्ट आपको रखना है मैरियोपोल कहाँ पे है, कौन से सी के किनारे है, सी ऑफ एजोव के। सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी किससे कनेक्टेड है? वो है कर्च स्ट्रेट से। ये सी ऑफ एजोव है, यहाँ पे क्या है आपका? मैरियोपोल है। रशिया ये है, रशिया ने एक्वायर किया, एक्वायर करके ये सी ऑफ एजोव का एक्सेस उसे मिल गया, ठीक है। अब ये सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी किससे कनेक्ट हो रहा है?
कर्च स्ट्रेट से। स्ट्रेट क्या होती है? दो वाटर बॉडी के बीच में जो लाइन होती है जिससे एक दूसरे में पानी ट्रांसफर होता है, उस लाइन को या फिर उस स्पेस को, उस एरिया को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट। अब ये ब्लैक सी हो गया। अब ये ब्लैक सी हो गया तो ब्लैक सी के अराउंडिंग जो कंट्रीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको अभी रिसेंटली जब आर्टिकल समझाया था दिव्या के ऊपर, जब उन्होंने वुमेन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी, बताया था कहाँ पे हुआ था, जॉर्जिया में हुआ था। ठीक है, अब आप एक बार उस आर्टिकल को खोलेंगे तो उस पीडीएफ को पढ़ के आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा क्या क्या चीज़ें मैंने मेंशन की थी। अब ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज भी आपको पता होने चाहिए, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया। तो ये टोटल 6 कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी की कोस्ट लाइन पे आती हैं। ठीक है, आपको ये एक बार पढ़ लेंगे, आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। ये रहा रोमानिया, ये रहा बुल्गारिया, टर्की भी यहाँ पे बॉर्डर में है, जॉर्जिया भी यहाँ पे बॉर्डर में है, रशिया भी बॉर्डर में है, साथ ही साथ यूक्रेन भी बॉर्डर में है। किसके? ब्लैक सी के बॉर्डर में है। राइट, यूपीएससी 2014 में इसी से कनेक्टेड सवाल है, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। अब देखिए ब्लैक सी ये रहा, और क्या है किसके इंक्लूडिंग? कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ स्वेज एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड आपका डेड सी। अब आप एक सिंपल एक काम करिए कि टर्की किसके भी, एक सिंपल एक मैप खोलिए, आप वर्ल्ड मैप डालिए, वर्ल्ड मैप में आप आइए रशिया के पास, रशिया के नीचे ब्लैक सी देखिए और नोटिस करिए, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, आपको ये टेस्ट करना है, देखना है कि टर्की किसकी, जैसे मैंने ये एक पार्ट तो यहाँ दिख रहा है आपको, ये ब्लैक सी यहाँ पे है, लेकिन अगर थोड़ा सा देखोगे ब्लैक सी इधर है और मेडिटेरेनियन सी इधर है, तो ये क्या है? ये है पूरा आपका टर्की। तो टर्की किसके बीच में लोकेटेड है? ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी। एक बार आप वर्ल्ड मैप खोलिएगा, वहां पे एक बार फिर से सिर्फ पढ़ लो, एक बार एक लाइन आप पढ़ोगे, आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि टर्की कहाँ पे किस लोकेशन पे लोकेटेड है एग्जैक्टली। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।